हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि हॉस्पिटल चलाने का काम करती है और ये एसएमई कैटेगरी के अंदर में अपना आईपीओ लेके आ रही है। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स की बात कर लेते हैं आईपीओ से रिलेटेड। तो यहाँ पर कंपनी का जो नाम देखने को मिल रहा है हैना जोसेफ हॉस्पिटल्स। इसका जो आईपीओ है वो 22 से 27 जनवरी के बीच में खुलने वाला है। 70 रुपये का इन्होंने जो है प्राइस सेट किया है। 160 करोड़ रुपीज़ की पूरी कंपनी की इन्होंने वैल्यू लगाई। दैट मीन्स की हॉस्पिटल की पूरी वैल्यू लगाई है यहाँ पर। इनके पास में हॉस्पिटल भी है, साथ में ही जो मेडिकल स्टोर है वो भी इन्हीं का है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 42 करोड़ रुपीस टोटल ये इस मार्केट से उठाना चाह रहे हैं 160 करोड़ रुपीस की वैल्यू लगा करके। और मालिकों के पास में 69% मालिकाना हक आफ्टर दी आईपीओ रह जाने वाला है। दैट मीन्स कि जो अभी प्रमोटर्स हैं कंपनी के, जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया था, उनके पास में आफ्टर दी आईपीओ 69% रह जाने वाला है। कंपनी को जो लेके आने में हेल्प कर रहे हैं जो कि लीड मैनेजर, उनका नाम है कैपिटल स्क्वायर एडवाइजर्स। उनकी जो पास्ट की जो परफॉर्मेंसेज हैं उनको अगर देख लेंगे हम लोग, कोशिश करते हैं तो यहाँ पर 2025 के अंदर में देखने थे एक बार। तो यहाँ पर कोई पास्ट की कुछ खास परफॉर्मेंसेज हमें देखने को नहीं मिल रही हैं, बिकॉज आई थिंक इनकी ज़्यादा आईपीओज नहीं लेके आए हुए हैं। सो लेट्स सी कि अब किस तरीके से इनकी हवा वगैरह बनाई जा रही है और क्या जो वैल्यू आज के दिन जिस प्राइस पे लेके आ रही है उसमें कुछ वैल्यू नज़र आ रही है या नहीं। जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी हॉस्पिटल चलाने का काम करती है। हॉस्पिटल के अंदर में काफ़ी सारी जो सर्विसेज होती हैं, जांच वगैरह होती हैं, सर्जरी वगैरह होती हैं, तो वो सब कुछ ये कंपनी प्रोवाइड करती है। आज के दिन 130 बेड्स के आसपास का ये हॉस्पिटल है। नेक्स्ट, अब ये जो पैसे उठा रहे हैं उनका क्या करने वाले हैं जो कंपनी के पास जा रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि हम रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सेंटर जो है उसको इस्टेब्लिश करना चाहते हैं हमारे हॉस्पिटल के अंदर में। दैट इज़ नाइस। एंड इसके लिए जो है गवर्नमेंट के काफ़ी सारे अप्रूवल्स वगैरह लगते हैं। तो अभी तक वो अप्रूवल्स वगैरह जो मशीनरी वगैरह है वो भी खरीदी नहीं है। हमने भी अप्रूवल के लिए भी नहीं एप्लीकेशन वगैरह नहीं डाली है, तो भी डालने वाले हैं। बट उससे पहले हमें पैसों की ज़रूरत है। बट कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं कर रहे हैं अभी तक, कुछ प्लानिंग से पहले ही अभी तो मन में सोचा है कि हमें बस वो खोलना है, बस रेडियो ऑन्कोलॉजी वाला। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो मोजेस जोसेफ अरुण कुमार जी जो हैं, इनका मेन मालिकाना हक है इस कंपनी के ऊपर में। एंड नाम बड़ा अजीब, मतलब यहूदी मोजेस जोसेफ अरुण कुमार, मतलब सारे धर्मों को मतलब थोड़ा सा मिक्स करके ऐसा नहीं बनाया हुआ है। फैन कविता, फैन अरुण कुमार, नाइस, आई लव इट। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो कंपनी की जो मालिक प्रमोटर्स के पास में बिफोर दी आईपीओ लगभग 93-94% के आसपास मालिकाना हक था। आफ्टर दी आईपीओ जैसे मैंने बताया 69% के आसपास में रह जाने वाला है। कंपनी के ऊपर में कुछ खास केसेस वगैरह देखने को नहीं मिल रहे हैं, मतलब कोई भी लिटिगेशन वगैरह नहीं देखने मिल रहा है। टैक्स से रिलेटेड लिटिगेशन भी नहीं देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी ने ज़रूर कर रखे हैं बट कंपनी के ऊपर नहीं है। दैट इज़ नाइस, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी की जो शुरुआत है इसकी 2011 के अंदर में हुई थी। तमिलनाडु के अंदर में रजिस्टर्ड है कि कंपनी, और यहाँ पर बाद में इन्होंने ये सारे माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। मेनली इन्होंने जो माइलस्टोन्स अपने बताए हैं वो बेसिकली कोई सर्जरी इन्होंने की है या कोई बहुत ही 30 मार्का वाला काम किया हुआ है। 30 मार्का मतलब अच्छा काम किया हुआ है। बेसिकली एक माइलस्टोन जो है, काफ़ी अच्छे माइलस्टोन्स इनको आप लोग रीड कर सकते हैं, इन्होंने बताए हैं यहाँ पर। दैट इज़ नाइस। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो में भी बताऊंगा कि इस कंपनी की मेन जो नींव है, मतलब इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि पूरी कंपनी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मोजेस जोसेफ कुमार जी हैं, वो खुद MBBS हैं, खुद डॉक्टर हैं अपने आप में। एंड काफ़ी अच्छा खासा इनके पास में एक्सपीरियंस, और इसी एक कंपनी के अंदर में इनकी डायरेक्टरशिप ये होल्ड करते हैं। बाद में जो फैन कविता जी हैं वो खुद भी डॉक्टर हैं। एंड यहाँ पर जो और भी हैं वो भी डॉक्टर की राह पर भी चल रहे हैं। आई थिंक ये मतलब एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं थी, एक जब डॉक्टर के परिवारों में डॉक्टर ही क्यों पैदा होते हैं, या फिर डॉक्टर ही क्यों बनना है उनको, कुछ और क्यों नहीं बनना है। यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि ये सब कुछ डॉक्टर ही डॉक्टर क्यों है। दैट इज़ ओके, बस मतलब डॉक्टर की चेन चलानी है तो मोस्टली जो मैनेजमेंट में जो डायरेक्टर वगैरह की पोस्ट पे जो लोग बैठे हैं वो भी डॉक्टर ही बैठे हुए हैं। दैट इज़ नाइस। नेक्स्ट यहाँ पर जो है इनकी जो और इन्फॉर्मेशन है मोजेस के बारे में, और आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, और कविता जी के बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अरुण कुमार जी जो हैं वो 5 करोड़ रुपए की सैलरी उठाते हैं आज के दिन इस कंपनी से। और ये पूरे कंपनी के अंदर में जितना भी, पूरे हॉस्पिटल के अंदर में जितने भी एम्प्लॉयज़ पर पूरा खर्चा होता है उसका 50% इनकी अकेले की सैलरी पे खर्च होता है। ये कंपनी के मालिक भी हैं। दैट इज़ नाइस, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसके अलावा जो भी और भी जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं वो कुछ खास सैलरी वगैरह नहीं उठाते, मेनली मोजेस ही उठाते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी का नाम है हैना जोसेफ हॉस्पिटल्स, ये आज के दिन रजिस्टर्ड देखने को मिल रहा है। 2013 से ही रजिस्टर्ड देखने को मिल रहा है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी का प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हॉस्पिटल जहाँ पे खुला हुआ है, जहाँ पर कंपनी का हेड ऑफिस है,
वो सब कुछ आज के दिन लीज पर है। देयर इज़ नो प्रॉपर्टी दैट कंपनी ओन्स। मेनली जो कंपनी की प्रॉपर्टी जो कंपनी यूज़ कर रही है वो मोजेस जोसेफ अरुण कुमार जी द्वारा ओन्ड है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिल रही है, मोस्टली जो प्रॉपर्टीज़ हैं मोजेस जोसेफ अरुण कुमार जी, मोजेस जोसेफ अरुण कुमार जी, बाकी जो दूसरी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि किसी और के द्वारा भी ओन्ड है, बट मेजरली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मोजेस कुमार जी के ही नाम पर है। यहाँ पर आपको चीज़ देखने मिल रही है कि कंपनी खुद ओन नहीं करी है प्रॉपर्टीज़, कंपनी के जो मालिक लोग हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ है, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को अपनी कंपनी को लीज पर दे रखी है। तो यहाँ से लगभग 8 लाख रुपए पर मंथ, जो कि हर एवरेज 6 महीने में 5% इंक्रीज होगा, ये भी मोजेस जोसेफ कुमार जी 8 लाख रुपए, तो मतलब 44 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, 8 लाख रुपए जो है लीज पेमेंट भी ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा जो देखने को मिल रहा है कि जो मोजेस कुमार जी हैं इस कंपनी को जितना चूस रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि कोई और चूसने वाला है। एंड ये जो चीज़ होती है कि निचोड़ना, कंपनी को पूरा का पूरा निचोड़ना, फिर अपने ही ले लेना, कंपनी को पूरा पूरा पैसा जो है अपनी तरफ ही ढोलते रहना, गिराते रहना, वो जो कंपनी, इस टाइप की जो कंपनी होती है वो इन्वेस्टर्स के लिए मेनली अच्छी नहीं होती है। बिकॉज उनका जो प्रमोटर है वो जब इतना ही ज़्यादा अगर वो है तो फिर वो इन्वेस्टर्स के लिए कुछ जूस छोड़ने वाला नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ धांधली फ्यूचर में कर सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहाँ पर देख लें सैलरी और मोस्टली जो प्रॉपर्टीज़, अब ये प्रमोटर्स चाहते तो ये जो प्रॉपर्टीज जो कि कम हॉस्पिटल के नाम है या ना हॉस्पिटल के यूज़ में आ रही हैं उनको हॉस्पिटल के नाम कर दें, राइट, और हॉस्पिटल फिर जो कंपनी है उससे खुद के नाम पे शेयर होल्डिंग ले लें। फिर उससे क्या होता है कि इन्वेस्टर्स का जो राइट होता है वो प्रोटेक्टेड रहता है, इन्वेस्ट जो कंपनी होता है उसके ऊपर खर्चा नहीं बढ़ता है, और जो इंटेंशंस ऑफ प्रमोटर्स होते हैं वो भी दिखते हैं। बट यहाँ पर इंटेंशंस जो हैं वो ज़्यादा कुछ साफ तो लग नहीं रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो कितने लोग आज के दिन काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर 364 एम्प्लॉयज़ आज के दिन काम कर रहे हैं। मेनली 300 लोग काम कर रहे हैं जो कि या तो डॉक्टर वाली या फिर उस टाइप के लेवल पे काम नहीं करें, जैसे नर्सेज हो गए, लैब टेक्नीशियन, थेरेपिस्ट वगैरह, बिकॉज लेबोरेटरी का मेनली यहाँ पर इस हॉस्पिटल में मेन काम रहता है, तो वो ज़्यादातर यहाँ पे 300 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। पर ध्यान रखिए जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनमें से 50% पैसा तो एक आदमी लेके जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के अंदर में फार्मेसी से भी कंपनी के पास में जो है पैसा आता है, इस हॉस्टल के पास में जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उन बेच के पैसा आता है, और जहाँ फूड सेल्स करके भी पैसा आता है, मतलब अंदर कैंटीन वगैरह होती है हॉस्टल के अंदर में, उससे भी पैसा आता है। मेजरली जो पैसा है वो कंपनी के हेल्थ केयर सर्विसेज आता है, बिकॉज डॉक्टर जो सर्विस देगा, जैसे बेड हो गया, बेड यूज़ कर रहे हैं, एमरजेंसी सर्विसेज हो गई, सर्जरी हो गई, जो डॉक्टर से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं वो सारी सर्विसेज से मेनली पैसा आता है। बाकी फार्मेसी से भी काफ़ी अच्छा खासा कूट रहे हैं, लगभग 30% अमाउंट, 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू तो अकेले फार्मेसी से ही आ रहा है। दैट इज़ नाइस। ये आप लोग इनके वर्ड्स वगैरह देख सकते हैं, एंड कुछ फोटोज़ मैंने यहाँ पर आपके साथ ये अटैच की हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आज के दिन टोटल मिला के जो बेड्स हैं इनके पास में 133 के आसपास में है, और नॉन ऑपरेशन बेड्स अभी कुछ और बन रहे हैं, दे आर इनटू द पाइपलाइन, 150 के आसपास में हो जाएंगे। दैट इज़ नाइस। और यहाँ पर आउट पेशेंट और इन पेशेंट्स के थ्रू भी यहाँ पर रेवेन्यू ब्रेकअप करके दिखाया हुआ है। सो मेनली आईपीडी वाले जो पेशेंट्स मतलब जो भर्ती होते हैं उनसे मोस्टली यहाँ पर पैसा इस कंपनी का बन रहा है। दैट इज़ ओके, दैट इज़ अगेन नाइस, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ से आपको एक चीज़ जो नॉलेज है वो मोस्टली मोस्ट ऑफ द जो हॉस्पिटल्स की वो हो जानी चाहिए कि हॉस्पिटल्स आर नॉट मेंट टू make your health okay, make your health right. They are meant to squeeze you and churn every penny you have earned in your life. So that you should know before looking at this data or by looking at this data. अब नेक्स्ट चल लेते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू किस तरीके से कमा रहे हैं, चलते हैं, ठीक है। तो मतलब ये इन्वेस्टर्स के लिए तो अच्छी बात है, बट द पॉइंट इज़ कि आज के दिन जो कंपनी का मेन प्रमोटर है, जो मालिक है, उसके इंटेंशंस को देखते हुए तो मुझे लगता नहीं है वो इन्वेस्टर को कुछ कमाने देगा, कुछ छोड़ेगा भी, बिकॉज अल्टीमेटली वो सारे के सारे एक्सपेंसेस दिखा के प्रॉफिट्स को बहुत नीचे ले आएगा, जो कि डिविडेंड अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स के लिए मिलता है, तो डिविडेंड वो जारी नहीं करेगा, तो वो घुमाता रहेगा। बस इन्वेस्टर्स के लिए जो पैसा मेनली बन सकता है वो इस शेयर प्राइस के भागने से बन सकता है, और शेयर प्राइस को यूजुअली जो ऑपरेटर्स भगाते हैं। तो अगर ये इस टाइप के जो प्रमोटर्स अगर इस कंपनी को चलाएंगे तो ऑपरेटर्स किस तरीके से भगाएंगे, आई डोंट नो। ये मेरा थोड़ा सा जो है अभी तक जो मैंने देखा है कंपनी के बारे में वो थोड़ा सा उससे व्यू बन रहा है।
लेट्स सी इस कंपनी के बारे में और थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखना पड़ा मित्र मेडिकेयर जो इसी टाइप का काम करती है, एक असरफी हॉस्पिटल है जो कि इसी टाइप का काम करते हैं। इन दोनों के साथ हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा कंपनी की बैलेंस शीट को चेक करते हैं। तो यहाँ पे 105 करोड़ रुपए इस कंपनी में लगे हुए हैं, जिसमें से अगर देखा जाए तो 57 करोड़ रुपीज़ कंपनी के खुद के लगे हुए हैं। दैट मीन्स कि अभी तक कमा कमा के कंपनी ने इकट्ठे किए हैं। बाकी इनिशियली काफ़ी अच्छा खासा इसमें पैसा लगाया भी गया है। इसके अलावा लोन जो है, लोन अमाउंट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लोन भी अच्छा खासा ले रखा है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी ठीक ठाक इन्होंने ले रखी है, दैट इज़ अगेन ओके। सो ओवरऑल बैलेंस शीट के कहाँ पे लगा हुआ, पूरा का पूरा पैसा लगाया कहाँ है हमने, तो यहाँ पे 66 CR तो इन्होंने टेंजिबल एसेट्स में ही लगा दिया। दैट मीन्स की हॉस्पिटल्स की काफ़ी सारी ऐसी मशीनरीज होती हैं जो बहुत महंगी आती हैं, तो मेनली जो है इन्होंने एसेट्स के अंदर में पैसे लगा रहे हैं 66 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट्स में भी पैसे लगे हुए हैं, ओके। एंड 12 करोड़ रुपए का ट्रेड रिसीवेबल्स भी है। ये कहाँ से कैसे हो सकता है, बिकॉज हॉस्पिटल्स के अंदर में मेनली ओके, जो मुझे लग रहा है कि 12 करोड़ रुपए ऐसे पेशेंट्स का है जिनका भी पेमेंट वगैरह आना बाकी है, जैसे कि इंश्योरेंस का पेमेंट आना बाकी है, या फिर गवर्नमेंट जो होते हैं उनका पेमेंट आना बाकी होता है, या फिर जो अभी भर्ती हैं पर्ची जमा, मतलब अभी भर्ती ही हैं उनकी बस पर्चियाँ कट चुकी हैं, उनके नाम की रिसिप्ट कट चुकी है, बट उनका भी पेमेंट होना बाकी है। सो आई एम थिंकिंग कि दिस इज़ दैट अमाउंट। बाकी यूजुअली हॉस्टल्स के पास में तो ट्रेड रिसीवेबल वाला चीज़ तो होना भी नहीं चाहिए। और होता है क्या, आपने कभी कभी हॉस्टल में भर्ती हुई तो आपको लगा कि वो छोड़ते हैं आपको बिना मतलब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट किए पहले? आई डोंट थिंक सो। नेक्स्ट, बाकी जो पैसा ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। रेवेन्यूज़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर 54 CR, 64 CR, 78 CR, और यहाँ पर इस साल जो है 80 CR, 85 CR तक के आसपास का रेवेन्यू पहुँचा देंगे, ऐसा नज़र आ रहा है। दैट इज़ नाइस। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी के नेट प्रॉफिट्स किस तरीके से बढ़ रहे हैं, 1, 5, 10 और इस साल 14 CR के आसपास तक के नेट प्रॉफिट। ये तो सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये है नेट प्रॉफिट्स। तो 1 करोड़, 4 करोड़, 3, 7 करोड़, और यहाँ पर देखने को मिल रहा है 5। सो 5 महीने का तो 9 करोड़ के आसपास का हम लोग अगर फिर भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूज़ करें तो 9 CR के आसपास तक इस साल ये क्लोजिंग दे सकते हैं नेट प्रॉफिट के अंदर में। अब ध्यान रखिए कि ये जो नेट प्रॉफिट है ये जो है इंक्लूडिंग, मतलब ये जो ऑलरेडी जो मेन डॉक्टर है कंपनी का, मेन मालिक भी है, उसकी सैलरी वगैरह पे होने के बाद में, बिकॉज उसकी सैलरी यहीं पर पे हो चुकी है, राइट। अब कई भाई लोग डर जाते हैं कि यार इसमें से 5 करोड़ रुपया तो अभी वो डॉक्टर लेगा सैलरी के नाम पे। नहीं नहीं, यहाँ से सैलरी ले चुका है, उसके बाद भी चाहे अगर वो सैलरी ना ले अकेला तो यहाँ पे 10 करोड़ तो ऑलरेडी हो चुके होते, सॉरी 15 करोड़ के आसपास पहुँच चुका होता अगर पूरे साल का। बट अब ठीक है, डॉक्टर को सैलरी देना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट। यूजुअली इस टाइप की जो कंपनियाँ होती हैं उनका कैश फ्लो काफ़ी अच्छा होता है, और काफ़ी अच्छा भी है राइट। तो ये वो भी आपको देखने को भी मिल रहा है, दैट इज़ नाइस, राइट। कंपनी का कभी इसने कभी लोन डिविडेंड वगैरह दिया है तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ द शेयर्स, यहाँ पर कोई भी डिविडेंड भी इन्होंने नहीं दिया। तो लेट्स सी कि अब कंपनी जो आप पी और पी रेशियो निकाले थे तो 160 के आसपास की वैल्यू लगाई है, और इस साल 9 करोड़ के आसपास का कंपनी क्लोजिंग दे सकती है। तो हम लोग उसी हिसाब से पी और पी रेशियो निकालते हैं, तो 9 के हिसाब से सो लगभग 17 के आसपास का पी रेशियो बनता है, जिसको हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर ये कुछ खास कमाई नहीं कर रही है दूसरी कंपनी, इसका 23 का है। सो पी रेशियो वाइज ठीक है। पी बी रेशियो वाइज देख लेते हैं बिकॉज दैट्स द मेन पैरामीटर। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी की जो नेट वर्थ है ना जोसेफ की, तो नेट वर्थ इज़ अराउंड हाउ मच, 53 CR, एंड यहाँ पर लगभग उठा रही है कंपनी 42 CR, एंड 40 CR कंपनी के पास में जा रहे हैं, तो लगभग 90 के आसपास, मान लो 90 CR के आसपास में कंपनी के पास में नेटवर्थ हो जाएगी आफ्टर दी IPO। सो उसको अगर हम लोग डबल करते हैं तो लगभग 1.7 के आसपास का पीबी रेशियो बनता है, जिसको हम लोग कंपेयर करते हैं इसका 4.4 का है, इसका 4 के आसपास का है। तो पीबी रेशियो वाइज यहाँ पर ज़रूर वैल्यू नज़र आ रही है, दैट इज़ नाइस अगेन। अब जो फाइनल व्यू बन रहा है कंपनी के बारे में, दैट इज़ माई व्यू अबाउट दिस कंपनी। कंपनी अच्छी है, फ्यूचर में बने रहने की उम्मीदें हैं। कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है, मोस्टली डॉक्टर ही हैं, वही कंपनी को चला रहे हैं, वही इलाज कर रहे हैं। इस कंपनी के अंदर में मिस एक ही एसेट है, वो है जोसेफ कुमार जी खुद। अगर वो नहीं तो ये कंपनी नहीं, वही इस कंपनी के, वो उसको मतलब सेंटर स्टेज नहीं बोलते, जैसे लल्लन टॉम के अंदर में वो कौन सा एक एंकर था जो कि मेन सेंटर स्टेज था, उसकी वजह से मेनली लल्लन टॉम काफ़ी बड़ा हुआ था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। उसी तरीके से इस हॉस्पिटल के अंदर में जोसेफ कुमार जी जो हैं, वो मोजेस कुमार जी जो हैं वो मेन है। वो नहीं तो मुझे नहीं लगता कि इस हॉस्पिटल के अंदर ज़्यादा वैल्यू है। बाकी
अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो कंपनी के पास में प्रॉपर्टीज़ नहीं है, बट एसेट्स जो है वो कंपनी के पास में ही है, नाम कंपनी के पास में, हॉस्पिटल कंपनी के पास में है, बट जो कंपनी को चला रहा है आई थिंक उनको जोसेफ जी को डॉक्टरी का काम करना चाहिए और इसको चलाने के लिए दूसरे ही बंदे को हायर कर लेना चाहिए। दैट वुड क्रिएट मोर वैल्यू, और एक विशल ब्लोवर को इस कंपनी के अंदर में ज़रूर असाइन करना चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है कि जो जोसेफ कुमार जी हैं वो थोड़ा सा लालची किस्म के आदमी है। दैट्स ऑल माई व्यू अबाउट दिस कंपनी। फाइनली सी यू टुमारो। और ओके, तो इसके अलावा जो लिस्टिंग गेन की उम्मीदें हैं, तो लिस्टिंग गेन की थोड़ी बहुत उम्मीदें बन सकती हैं कंपेयरिंग विद दिस कॉम्पिटिटर्स। बाकी भी मार्केट का हाल थोड़ा ख़राब है तो उस पर भी थोड़ा सा सवाल है, बट कंपेयरिंग विद द कॉम्पिटिटर्स एंड लुकिंग एट द फ्यूचर, जस्ट कीपिंग असाइड द जोसेफ थिंग्स, सो लिस्टिंग गेन की उम्मीद है, शॉर्ट टर्म में भी उम्मीद है और लॉन्ग टर्म में भी ठीक ठाक लग रहा है इफ़ वी कीप द जोसेफ सी असाइड। दैट्स ऑल माई व्यू अबाउट दिस कंपनी। बाकी जो रिस्क मैंने यहाँ पे गिनाए हैं वो रिस्क हैं, तो उस रिस्क को ध्यान में रखते ही इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।